अर्पिता जब शर्मा निवास में बहू बनकर आई थी, तब उसके दिल में अनगिनत सपने पल रहे थे। नई दुल्हन की तरह उसकी आंखों में चमक, चेहरे पर मासूम मुस्कान और मन में ये विश्वास था कि अब उसका जीवन एक नए सुरक्षित और प्रेम से भरे रिश्तों की डोर में बंध गया है। आगे चलकर उसके साथ क्या होने वाला है, इस बात का उसे अंदाजा भी नहीं था। शर्मा निवास बाहर से जितना भव्य और सुसंस्कृत दिखाई देता था, उतना ही गरिमामय उसका नाम भी था। वरुण के माता पिता रमेश शर्मा और सुधा शर्मा शहर में एक प्रतिष्ठित परिवार के रूप में जाने जाते थे। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ किसी सपने जैसा था। अर्पिता तो जैसे आसमान में उड़ रही थी। उसकी सास सुधा कभी कभी मुस्कुराकर अर्पिता के सिर पर हाथ फेर देती और ससुर रमेश उसे बेटी कहकर बुलाते थे। वरुण तो हर वक्त उसके आसपास ही रहता। उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा जाता था। वरुण को पाकर अर्पिता को ऐसा लगता था कि जैसे उसके मन की मुराद पूरी हो गई हो। अर्पिता को लगता था कि भगवान ने उसे जीवन का सबसे सुंदर उपहार दे दिया है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, अर्पिता के सुनहरे सपने की परतें धीरे धीरे उतरने लगी। शुरुआत बहुत छोटी छोटी बातों से हुई। कभी कहा जाता कि अर्पिता ने सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया है, तो कभी ये सुनने को मिलता कि उसकी चाय में वो स्वाद नहीं है जो एक अच्छी बहू की चाय में होना चाहिए। पहले तो अर्पिता मुस्कुराकर सब कुछ सह लेती, खुद को सुधारने की कोशिश करती और सोचती कि शायद नए घर में ढलने में समय लगता है। मगर धीरे धीरे टोका टोकी का ये सिलसिला बढ़ता गया। अब बात सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसके उठने बैठने, पहनने ओढ़ने और बोलने के तरीके तक पर सवाल उठने लगे। सुधा शर्मा अक्सर उसे ये एहसास दिलाती कि वो अपने मायके के संस्कार यहाँ ना लाए, क्योंकि ये शर्मा परिवार का घर है जहाँ नियमों से चलना पड़ता है। रमेश शर्मा भी चुपचाप बैठकर पत्नी की बातों का समर्थन करते रहते। उन्हें लगता था कि बहू को सही रास्ते पर लाने के लिए सख्ती जरूरी है। अर्पिता हर दिन खुद को छोटा महसूस करने लगी। उसे लगता जैसे उसकी पहचान धीरे धीरे मिटती जा रही हो और वो बस एक ऐसी परछाई बनती जा रही है जिसकी अपनी कोई इच्छा, कोई आवाज नहीं बची। सबसे ज्यादा दर्द उसे तब होता जब वरुण भी इन सब बातों पर चुप रहता। ये वही वरुण था जो शादी से पहले उससे घंटों बातें करता था, उसके सपनों को सुनता था, अब बस अपने माता पिता की हाँ में हाँ मिलाता। अगर अर्पिता कभी हिम्मत करके कुछ कहती भी, तो वरुण बस इतना बोल देता, माँ बाप गलत नहीं हो सकते अर्पिता, तुम्हें ही एडजस्ट करना होगा। ये शब्द अर्पिता के दिल को किसी नुकीले खंजर की तरह चीर देते। वो सोचती कि क्या शादी का मतलब सिर्फ एडजस्ट करना होता है? क्या पत्नी की कोई अहमियत नहीं होती? धीरे धीरे शर्मा निवास अर्पिता के लिए ससुराल नहीं, बल्कि एक सुनहरा पिंजरा बन गया जिसमें वो कैद होकर रह गई थी। बाहर से सब कुछ चमकदार और सुंदर, लेकिन अंदर घुटन और सन्नाटा था। वो हंसती जरूर थी, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक गहरा दर्द छुपा होता। रात को जब सब लोग सो जाते, तब वो चुपचाप तकिए में मुंह दबाकर रोती, ताकि किसी को उसकी सिसकियों की आवाज ना सुनाई दे। अर्पिता का मायका साधारण था, लेकिन वहां उसे बहुत प्यार मिला था। उसके पिता ने हमेशा उसे आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया था और उसकी माँ ने सहनशीलता। मगर यहाँ आकर उसे लगने लगा कि सहनशीलता को लोग उसकी कमजोरी समझ रहे हैं। वो खुद से सवाल करने लगी, क्या उसने कोई गलती की है? क्या वो सच में एक अच्छी बहू नहीं बन पा रही? एक दिन जब सुधा शर्मा ने सबके सामने उसे डांटते हुए कहा कि तुम्हें कुछ भी ठीक से नहीं आता,
तब अर्पिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने उम्मीद की कि वरुण उसका साथ देगा, लेकिन वरुण ने नजरें झुका ली। उस पल अर्पिता को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। उसे समझ आ गया कि इस घर में उसका कोई अपना नहीं है। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा, लेकिन अर्पिता के जीवन में हर नया दिन पहले से ज्यादा भारी साबित होने लगा। सुबह आँख खुलते ही उसके मन में सबसे पहला ख्याल यही आता कि आज कौन सी बात पर उसे टोका जाएगा, किस बात पर ताना सुनना पड़ेगा। कभी सास कहती कि वो देर से उठती है, तो कभी ससुर को शिकायत होती कि घर में उसकी वजह से अनुशासन नहीं रहा। अर्पिता हर बात को चुपचाप सुन लेती, क्योंकि अब उसे बोलने से डर लगने लगा था। उसे लगता कि अगर वो कुछ कहेगी तो हालात और बिगड़ जाएंगे। वरुण दिन ब दिन अर्पिता से दूर होता जा रहा था। पहले जो वरुण उसके साथ बैठकर चाय पीता था, उससे दिन भर की बातें करता था, अब वो ऑफिस से आकर सीधे अपने कमरे में चला जाता या फिर माता पिता के पास बैठ जाता। अगर अर्पिता कुछ पूछती भी तो वो झुंझला कर कह देता, मुझे थकान है, बाद में बात करेंगे। मगर वो बाद में कभी नहीं आता। अर्पिता को ऐसा महसूस होता जैसे वो इस घर में होते हुए भी अकेली है। एक दिन सुधा शर्मा ने अर्पिता को पूरे घर की सफाई अकेले करने का आदेश दिया। बाहर मेहमान आने वाले थे और अर्पिता सुबह से बिना रुके काम करती रही। हाथ कांपने लगे, पीठ दर्द करने लगी, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि वो ठीक है या नहीं। जब शाम को मेहमान आए और अर्पिता से एक गिलास गिरकर टूट गया, तो सुधा शर्मा ने सबके सामने उसे अपमानित कर दिया। देखा, इसे कुछ भी संभालना नहीं आता। न जाने वरुण ने कैसी लड़की से शादी कर ली। उस वक्त अर्पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रोई नहीं। उसने सिर झुका लिया और चुपचाप टूटे हुए टुकड़े उठाने लगी। अंदर ही अंदर उसका दिल बिखर चुका था। उसे लगा जैसे उसके आत्मसम्मान के टुकड़े भी उन कांच के टुकड़ों के साथ फर्श पर बिखर गए हों। उस रात अर्पिता ने बहुत हिम्मत जुटाकर वरुण से बात करने की कोशिश की। उसने धीरे से कहा, वरुण, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? क्या मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाती? वरुण ने मोबाइल से नजर हटाए बिना कहा, तुम हर बात को दिल पर क्यों ले लेती हो? मम्मी पापा जो कहते हैं तुम्हारे भले के लिए ही तो कहते हैं। अर्पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गई कि वरुण उसकी भावनाओं को समझना ही नहीं चाहता। धीरे धीरे अर्पिता का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। उसे ठीक से नींद नहीं आती थी, भूख कम लगने लगी थी, चेहरे की रौनक खत्म हो चुकी थी। आईने में खुद को देखकर उसे लगता कि वो वही लड़की है ही नहीं जो कुछ महीने पहले हंसती खेलती थी। अब उसके चेहरे पर सिर्फ थकान और उदासी थी। उसकी माँ कभी कभी फोन करती तो अर्पिता जबरदस्ती खुश होने का नाटक करती। वो अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी, मगर माँ तो माँ होती है। वो बेटी की आवाज में छुपे दर्द को महसूस कर लेती है। एक दिन माँ ने पूछा, बेटा सब ठीक तो है ना? अर्पिता बस इतना ही कह पाई, हाँ माँ, सब ठीक है, और फोन काट दिया। फोन रखते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी। अर्पिता की चुप्पी अब उसके भीतर एक तूफान बन चुकी थी। वो हर दिन खुद को समझाती कि बस थोड़ा और सह लो, शायद सब ठीक हो जाए, मगर हालात सुधरने के बजाय और खराब होते जा रहे थे। अर्पिता के लिए अब हर दिन एक परीक्षा बन चुका था, जिसमें वो बिना कुछ कहे पास होने की कोशिश करती थी। मगर इंसान की सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। वो सीमा धीरे धीरे पास आ रही थी, जिसका एहसास शायद सबको था, मगर किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। एक सुबह सुधा शर्मा ने अर्पिता को आवाज लगाई, आज मेरे मायके से रिश्तेदार आ रहे हैं, पूरा घर चमकना चाहिए
और खाना ऐसा बनना चाहिए कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं। अर्पिता ने सिर झुकाकर जी माँ जी कहा और काम में लग गई। सुबह से वो रसोई और घर के दूसरे कामों में लगी रही। ना उसने ठीक से नाश्ता किया, ना पानी पीने का ध्यान रखा। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी। दोपहर होते होते अर्पिता को चक्कर आने लगे। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। फिर भी वो खुद को संभाल कर दाल में तड़का लगाने लगी। तभी अचानक गरम तेल उसके हाथ पर गिर पड़ा। वो दर्द से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर सब रसोई में आ गए। अर्पिता का हाथ बुरी तरह जल चुका था। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दर्द से ज्यादा उसे इस बात का डर था कि अब उसे डांट पड़ेगी। सुधा शर्मा ने गुस्से में कहा, देखा, एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। आज इतने मेहमान आने वाले हैं और तुमने तमाशा खड़ा कर दिया। रमेश शर्मा ने भी नाराजगी जताई। हर बार कोई न कोई परेशानी खड़ी कर देती हो। अर्पिता ने कांपती आवाज में कहा, माँ जी, मेरा हाथ बहुत जल रहा है, क्या मैं थोड़ा बैठ सकती हूँ? मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वरुण वहीं पर खड़ा था। अर्पिता ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। उसे लगा कि अब तो वरुण कुछ बोलेगा, उसका हाथ पकड़ेगा और उसे डॉक्टर के पास ले जाएगा। मगर वरुण ने सिर्फ इतना कहा, अब ये सब ड्रामा बंद करो और जल्दी से काम निपटाओ। उस पल अर्पिता को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। उसके भीतर कुछ टूट गया। वो पहली बार जोर से बोली, ड्रामा नहीं कर रही हूँ वरुण, मेरा हाथ सच में जल गया है। सुधा शर्मा ने तीखे स्वर में कहा, ऊंची आवाज में बात करना सीख गई हो अब? ये हमारे घर के संस्कार नहीं है। अर्पिता की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। वो और कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। उसके हाथ का दर्द बढ़ता जा रहा था, मगर उससे ज्यादा दर्द उसके दिल में था। शाम को मेहमान आए। अर्पिता को जबरदस्ती रसोई में खड़ा किया गया। वो एक हाथ से काम कर रही थी, दूसरे हाथ में कपड़ा बंधा हुआ था। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो गिर जाएगी। रात को जब सब लोग सो गए, तब अर्पिता अपने कमरे में बैठी रही। उसने पहली बार अपने जीवन को लेकर गंभीरता से सोचा। उसे याद आया कि उसके पिता ने कहा था, बेटी, अगर कभी लगे कि तुम गलत जगह फंस गई हो तो अपनी आवाज उठाना, खुद को कमजोर मत समझना। उस रात अर्पिता ने फैसला किया कि वो अब हमेशा चुप नहीं रहेगी। वो खुद के लिए खड़ी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उस रात के बाद अर्पिता सो नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। जलता हुआ हाथ, वरुण की बेरुखी, सास ससुर की कठोर बातें। लेकिन इन सब के बीच एक नई भावना भी जन्म ले रही थी। वो भावना थी खुद के लिए कुछ करने की, खुद को बचाने की। पहली बार उसे महसूस हुआ कि अगर वो खुद अपने लिए नहीं खड़ी होगी तो कोई और उसके लिए नहीं खड़ा होगा। सुबह जब अर्पिता उठी तो उसका हाथ अभी भी सूजा हुआ था। दर्द कम नहीं हुआ था, लेकिन मन में अजीब सा साहस था। वो रसोई में गई, लेकिन आज उसकी चाल में डर नहीं था। सुधा शर्मा ने उसे देखते ही कहा, जल्दी से नाश्ता बनाओ, मुझे पूजा के लिए जाना है। अर्पिता ने धीरे लेकिन साफ शब्दों में कहा, माँ जी, मेरा हाथ अभी भी ठीक नहीं है, आज मैं पूरा काम नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर सुधा शर्मा चौंक गई। उन्हें आदत नहीं थी ये सुनने की, क्योंकि अर्पिता बिना सवाल किए सब कुछ कर देती थी। सुधा शर्मा ने ताना मारते हुए कहा, अब बहू को नखरे भी आने लगे हैं। तभी रमेश शर्मा भी वहां पर आ गए और बोले, हमारे जमाने की बहुएं तो बीमारी में भी घर संभाल लेती थी। अर्पिता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, मैं बहू हूँ, इंसान भी हूँ। अगर मेरी तबीयत खराब है
तो आराम करना मेरा हक है। उसकी ये बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। वरुण भी वहीं खड़ा था। उसने अर्पिता को ऐसे देखा जैसे वो उसे पहली बार देख रहा हो। अर्पिता की आवाज में ना गुस्सा था ना बदतमीजी, बस आत्मसम्मान था। दिन भर अर्पिता अपने कमरे में रही। पहली बार उसने बिना अपराध बोध के आराम किया। उसे लगा जैसे उसने खुद को थोड़ा सा वापस पा लिया हो। उसे अपनी माँ की बातें याद आई। बेटी सहना अच्छी बात है, लेकिन खुद को मिटा देना सही नहीं। शाम को वरुण कमरे में आया। उसने थोड़ी झिझक के साथ कहा, आज तुमने माँ बाप के सामने ऐसे क्यों बोला? अर्पिता ने शांत स्वर में जवाब दिया, वरुण, मैं रोज अपमान सहती हूँ, रोज दर्द में काम करती हूँ। क्या तुम्हें कभी ये गलत नहीं लगा? वरुण के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप खड़ा रहा। अर्पिता ने आगे कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारा साथ चाहती हूँ। अगर तुम भी मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं इस घर में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। उस रात वरुण बहुत देर तक सोचता रहा। पहली बार उसके मन में सवाल उठा कि क्या सच में वो अपनी पत्नी के साथ अन्याय कर रहा है। वरुण उस रात ठीक से सो नहीं पाया। अर्पिता के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारा साथ चाहती हूँ। उसे याद आने लगा कि शादी के शुरुआती दिनों में अर्पिता कितनी खुश रहती थी, कैसे छोटी छोटी बातों पर हंसती थी, कैसे उससे अपने सपनों की बातें किया करती थी। उसकी आंखों की चमक बुझ चुकी थी। पहली बार वरुण ने महसूस किया कि ये बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे उसके अपने व्यवहार और चुप्पी की वजह से आया है। अगले दिन सुबह नाश्ते की मेज पर अर्पिता नहीं आई। वो अपने कमरे में ही रही। सुधा शर्मा ने गुस्से में कहा, बहू को अब घर के नियम मानना भी भारी लगने लगा है। वरुण ने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ, उसका हाथ अभी भी ठीक नहीं है, उसे थोड़ा आराम करने दीजिए। वरुण की ये बात सुनकर रमेश शर्मा और सुधा शर्मा दोनों चौंक गए। ये पहली बार था जब वरुण ने अर्पिता के पक्ष में कुछ कहा था। सुधा शर्मा ने तीखे स्वर में कहा, तो अब तू भी इसके साथ मिल गया? वरुण ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ माँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अर्पिता भी इंसान है, उसे भी तकलीफ होती है। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। उसी दिन शाम को अर्पिता की माँ अचानक मिलने आ गई। उन्होंने दरवाजे पर अर्पिता को देखा तो घबरा गई। उनकी बेटी बहुत कमजोर और बुझी हुई लग रही थी। माँ ने अर्पिता को गले लगाया और उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। माँ ने सुधा शर्मा से शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मेरी बेटी को मैंने 9 महीने कोख में रखा है। अगर ये बीमार है, दुखी है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये काम करने की मशीन बन जाए? रमेश शर्मा और सुधा शर्मा पहली बार असहज हो गए। उन्हें शायद पहली बार महसूस हुआ कि वे हद से आगे बढ़ चुके हैं। माँ ने आगे कहा, बहू घर की इज्जत होती है, बोझ नहीं। अगर आप इसे प्यार देंगे तो ये जान भी दे देगी आपके लिए। उन शब्दों ने सुधा शर्मा के दिल को झकझोर दिया। उन्हें याद आया कि कभी वो भी खुद भी किसी की बहू रही थी और उन्होंने भी अपमान सहा था। उनकी आंखों में नमी आ गई, लेकिन उनका अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। वरुण अब हर छोटी बड़ी बात पर अर्पिता का साथ देने लगा। अगर कोई उसे टोकता तो वरुण बीच में बोल देता। ये बदलाव धीरे धीरे सबको चुभने लगा। रमेश शर्मा ने एक दिन वरुण से कहा, तू अपनी पत्नी के लिए हमसे बहस करने लगा है। वरुण ने कहा, पापा, मैं बहस नहीं कर रहा, मैं गलत को गलत कह रहा हूँ। ये सुनकर रमेश शर्मा सोच में पड़ गए। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन शर्मा निवास के भीतर एक अजीब सा तनाव बना हुआ था। वरुण अब खुलकर अर्पिता का साथ देने लगा था और ये बदलाव रमेश शर्मा और सुधा शर्मा दोनों को बेचैन कर रहा था।
उन्हें लगने लगा था कि कहीं उनकी शक्ति ने ही इस घर की शांति छीन तो नहीं ली। फिर भी वर्षों से जमी उनकी सोच इतनी आसानी से बदलने वाली नहीं थी। एक सुबह अर्पिता नाश्ता बनाते हुए अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। जोर की आवाज सुनकर वरुण दौड़ता हुआ आया। उसने अर्पिता को फर्श पर बेसुध पड़ा देखा तो उसकी सांसें अटक गईं। वो घबरा गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने तुरंत अर्पिता को उठाया और जोर जोर से माँ पापा को बुलाया। सुधा शर्मा और रमेश शर्मा भी घबराए हुए थे। अर्पिता का चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ सूख गए थे। वरुण बिना कुछ सोचे समझे अर्पिता को गोद में उठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि अर्पिता कमजोरी, तनाव और सही खान पान न होने की वजह से बीमार पड़ गई है। अगर समय रहते इलाज ना किया जाता तो हालात और बिगड़ सकते थे। डॉक्टर के शब्द सुधा शर्मा और रमेश शर्मा के दिल पर हथौड़े की तरह पड़े। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी शक्ति और लगातार दबाव ने अर्पिता को इस हालत तक पहुंचा दिया है। अस्पताल के बाहर सुधा शर्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपते हुए वरुण से कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। हमने अर्पिता को बहू नहीं समझा बल्कि नौकरानी बना दिया। रमेश शर्मा ने भी भारी मन से कहा, हम अपने अहंकार में अंधे हो गए थे। हमें लगा कि शक्ति से सब सही हो जाएगा, लेकिन हमने घर की लक्ष्मी को ही दुखी कर दिया। वरुण की आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, अगर आप दोनों आज ये बात समझ रहे हैं तो यही सबसे बड़ी बात है। अर्पिता को होश आया तो उसने अपने पास वरुण, सास और ससुर तीनों को देखा। सुधा शर्मा ने उसका हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दे बेटा। आज के बाद तू हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। अर्पिता की आंखों से भी आंसू बहने लगे। इतने लंबे समय बाद उसे अपनापन महसूस हुआ। घर लौटने के बाद माहौल पूरी तरह बदल गया। अर्पिता को आराम करने दिया जाने लगा। अब कोई उसे बेवजह नहीं टोकता। वरुण पहले से ज्यादा उसका ख्याल रखने लगा। धीरे धीरे शर्मा निवास फिर से खुशियों से भरने लगा। अब वहां डर नहीं बल्कि अपनापन था। अर्पिता ने भी सबको माफ कर दिया और नए सिरे से रिश्तों को निभाने लगी। उसने समझ लिया था कि सहनशीलता जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर घर की बहू खुश है तो पूरा घर खुश रहता है। प्यार, सम्मान और समझदारी से ही रिश्ते मजबूत बनते हैं। अर्पिता की तबीयत धीरे धीरे संभलने लगी थी, लेकिन उसके भीतर के घाव अभी भी पूरी तरह भरे नहीं थे। भले ही शर्मा निवास का माहौल बदल चुका था, सास ससुर अब उसे बेटी की तरह मानने लगे थे। वरुण हर वक्त उसका ख्याल रखने लगा था। फिर भी कुछ रातें ऐसी होती थी जब अर्पिता नींद में चौंक कर उठ जाती थी। उसे वही पुराने दिन याद आ जाते, ताने, अपमान, अकेलापन। वो चुपचाप तकिए को सीने से लगाकर रोती और खुद से सवाल करती कि क्या वो सच में उस दर्द को पीछे छोड़ पाई है। एक रात वरुण ने उसे इस हालत में देख लिया। उसने अर्पिता को अपने पास बैठाया और कहा, तुम अब भी बहुत कुछ अपने दिल में दबाए बैठी हो ना। अर्पिता पहले तो चुप रही, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, वरुण, मैं कोशिश करती हूँ सब भूलने की, लेकिन वो दिन, वो शब्द, वो एहसास कि मैं इस घर में अकेली हूँ, ये सब मेरा पीछा नहीं छोड़ते। वरुण की आंखें भी नम हो गईं। उसने अर्पिता का हाथ पकड़कर कहा, मैं जानता हूँ सबसे बड़ा दोषी तो मैं हूँ। अगर मैं उस वक्त तुम्हारा साथ देता तो शायद तुम्हें इतना नहीं सहना पड़ता। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये कहते हुए वरुण फूट फूट कर रो पड़ा। अर्पिता ने पहली बार देखा कि वरुण सच में टूट चुका है। उसने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, गलती इंसान से होती है, जरूरी ये है कि वो उससे सीखे।
आज तुम मेरे साथ हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। कुछ दिनों बाद सुधा शर्मा को सीढ़ियों से उतरते वक्त चक्कर आ गया और वो गिर पड़ी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उनका बीपी बहुत बढ़ गया है और उन्हें काफी आराम की जरूरत है। अर्पिता दिन रात सुधा शर्मा की सेवा में लग गई। वो उन्हें दवा देती, खाना अपने हाथों से खिलाती, उनके पास बैठकर बात करती। सुधा शर्मा हर बार अर्पिता को देखती तो उनकी आंखें भर आती। एक दिन सुधा शर्मा ने कांपते हाथों से अर्पिता का हाथ पकड़ा और कहा, जिस बेटी को हमने इतना दुख दिया वही आज हमारी सेवा कर रही है। भगवान हमें माफ करेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन तुम सच में देवी हो बेटा। अर्पिता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, माँ जी मैं सब भूल चुकी हूँ। बस इतना चाहती हूँ कि इस घर में फिर कभी किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। उस दिन रमेश शर्मा ने पूरे परिवार को बैठाकर कहा, आज से हमारे घर का एक ही उसूल होगा, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। बहू हो या बेटी सब बराबर हैं। समय बीतता गया। अर्पिता ने एक महिला सहायता समूह के साथ जुड़कर उन बहुओं की मदद करना शुरू किया जो घरेलू उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी। वो उन्हें अपनी कहानी सुनाती और कहती, खामोशी समाधान नहीं है, खुद के लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। अब अर्पिता सिर्फ एक बहू नहीं रही थी, वो कई महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी थी। शर्मा निवास जो कभी उसके लिए सोने का पिंजरा था, अब उसका सुरक्षित आशियाना बन चुका था। अर्पिता अक्सर छत पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखती और मन ही मन कहती, जो दर्द मैंने सहा उसने मुझे तोड़ा नहीं बल्कि मुझे बना दिया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।